चीज़ तो साबित हो गई, आज की भीड़ ने ये साबित कर दिया कि अतीक अहमद का जलवा अभी भी बरकरार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रयागराज के अटाला क्षेत्र में MIC ग्राउंड की, उस MIC ग्राउंड की जो कभी अतीक अहमद के नाम पर तिल रखने की जगह नहीं रह जाती थी। वहाँ पर जब भी कोई सभाएं हुई हैं अतीक अहमद की, जब वो समाजवादी पार्टी में रहे हों या अपना दल में रहे हों या अपनी चुनावी सभा की हो, शायद वैसा ही कुछ आज देखने को मिला कई सालों बाद MIC ग्राउंड पर। जिस तरह की भीड़ थी, जिस तरह का जनसैलाब था, जिस तरह से लोगों में जोश था, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं भी थोड़ी देर के लिए अवाक रह गया। उम्मीद तो थी, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से शहर पश्चिमी का पूरा उनका समर्थक MIC की तरफ रुख कर देगा। और आज हालात ऐसे हो गए थे कि वाकई कहने को मैं मजबूर हो गया कि अतीक अहमद का जलवा अभी बरकरार है। जी हाँ, प्रयागराज असदुद्दीन ओवैसी साहब का आगमन, AIMIM की एक जनसभा, उस जनसभा में अतीक अहमद की पत्नी, उनके 2 बेटों का शामिल होना, और इस जनसभा के बाद एक चीज़ तो साफ़ हो गई है कि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में कुछ तो बड़ा होने वाला है। बड़ा क्यों होने वाला है वो हम जो वक्ताओं ने बोला उससे तो समझ में आती है, कुछ हम लोगों ने अपनी तरफ से भी उसमें बहुत सी चीज़ें निचोड़ निकाली हैं जो मैं बताऊंगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यही निकल कर आई है कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब को अतीक अहमद के आने से समर्थन मिल रहा है, वो वाकई बहुत बड़ा चमत्कार कर सकता है। बहुत बड़ा चमत्कार, चमत्कार का मतलब, बहुत बड़ा चमत्कार का मतलब सीधा मैं ये कहना जा रहा हूँ कि जहाँ आदमी चंद सीटों की बात करता था, शायद अब कुछ ज़्यादा की सोच रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने चिर परिचित अंदाज में अपनी बातें कहीं, अपनी पार्टी की विचारधारा को रखा और उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया कि हर दल, हर समाज के वर्ग का अपना एक दल है, अपना एक नेतृत्व है, लेकिन सिर्फ मुसलमान एक ऐसी कौम है जिसका अपना कोई नेतृत्व नहीं है, ना ही उसका अपना कोई नेता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इस जनसभा को संबोधित किया। बहुत सी बातें बताई उन्होंने, बहुत सी ऐसी चीज़ें भी बताई जो आप सुनोगे उन्होंने क्या कहा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी इस जनसभा की वो ये थी कि शाइस्ता परवीन, जी हाँ, अतीक अहमद की पत्नी, उन्होंने एक छोटा सा भाषण दिया। भाषण क्या, उन्होंने एक संदेश दिया जो कि अतीक अहमद साहब का लिखा हुआ था, उनकी कही हुई बातें एक ख़त में थी। उस ख़त के द्वारा जनसभा को संबोधित किया एक तरह से अतीक अहमद ने। बहुत ही भावुक क्षण थे, उनके दोनों बेटे उनके साथ थे। उसके बाद उनके एक बेटे अली अतीक साहब ने भी बहुत ही जोश के साथ एक भाषण दिया, कुछ शेर व शायरी भी की। लेकिन कुल मिला के एक बात तो साबित हो जाती है कि आने वाले 2022 इलेक्शन में जिस तरह का समर्थन लोगों द्वारा, शहर पश्चिमी के लोगों द्वारा मिला है, उससे एक चीज़ स्पष्ट हो गई है कि इतना आसान नहीं होगा शाइस्ता परवीन को हराना यहाँ पर। क्योंकि उन्होंने खुद एक बात कही है जो कि मैं उसको कोट करना चाहता हूँ कि अतीक साहब ने एक लेटर में एक बात लिखी थी कि 3 स्टेज होते हैं नेतृत्व के, नेतागिरी के। पहला होता है इलेक्शन लड़के हारने वाली स्थिति, दूसरी होती है हराने वाली स्थिति, और तीसरी होती है जीतने या जिताने वाली स्थिति। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पहला जो स्टेज है हम पार कर चुके हैं जहाँ पे कि हमें हारना था। अब शायद हम स्पष्ट, उन्होंने एक संकेत दिया, हम भले न जीते लेकिन हराएंगे ज़रूर, और ऐसे लोगों को हराएंगे जिन्होंने एक बहुत बड़े जनसंख्या जो इस देश की है मुसलमानों की, उसका हमेशा एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, उनका दोहन किया है, जब जैसी मर्जी हुई उनका इस्तेमाल किया और उनको फेंक दिया गया है। ये बात सिर्फ एक पार्टी की नहीं, वो कई पार्टी की तरफ इसका इशारा था। और एक चीज़ स्पष्ट है कि अतीक अहमद साहब ने वो बात कह दी है जो कयास लगाए जा रहे थे। जैसा कि लोग कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की आने से काफ़ी वोट कटेंगे नहीं कटेंगे वो तो इलेक्शन में पता चलेगा। लेकिन एक बात, एक मंशा साफ हो गई है कि अतीक अहमद जीतेंगे
कितना जीतेंगे, कितनी सीटों पे जीतेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान वो उन लोगों को करने जा रहे हैं जिन लोगों को कभी वो अपने साथ लेकर चले, जिन्होंने अतीक अहमद का इस्तेमाल किया। जब वो देखे कि अतीक अहमद इस काबिल नहीं रहे तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा, शाइस्ता परवीन ने क्या कहा, अली अतीक ने क्या कहा। कुछ झलकियाँ हैं, देखिए। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट हो गई है, 2022 के इलेक्शन के लिए दिल थाम के बैठ जाइए। जो हक के लिए जान के समझते हैं एक पल को नहीं। अब उनमें से हमारी अम्मी अब्बा के भेजे हुए खत को पढ़ेंगी जो अब्बा ने साबरमती जेल से अपने अवाम के लिए भेजा है। अस्सलाम वालेकुम। हम किसी सियासी में तो नहीं है, ना हमें सियासत आती है, लेकिन सांसद जी के कहने पर और उनके खत और बहुत इकरार करने पर हमने ये कदम उठाया। उनके कहने पर उनका खत पढ़ने के लिए हम हाजिर हुए हैं। उन्होंने जो जेल से खत आप अपने चाहने वाले भाइयों और बुजुर्गों के लिए भेजा है वो पढ़ रहे हैं। बुजुर्गों, मेरे साथियों और नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं हिंदू मुस्लिम भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बुजुर्गों, ये खत मेरी बीवी जो पढ़ रही है वहाँ मेरा घर है, आपसे पुराना नाता है, इसलिए मैं कुछ घरेलू बात भी करना चाहता हूँ। मैं और मेरा भाई जेल में है। अरे यार भाई बड़े बेटे उमर को फर्जी फंसाकर इनाम रखा गया है। बड़ी मजबूरी में मुझे मेरी बीवी से कहना पड़ा कि मेरा यह खत आप ही पढ़ो। शायद मेरे वालिद जिंदा होते तो अपनी बहू को इजाजत न देते। आपने कम से कम 35 साल से हमें अपनी बेपनाह मोहब्बत और अपनी दुआ दिया और मुझको लगातार इंडिपेंडेंट एमएलए बनाते रहे, हमारी गलतियों को दरगुजर करते रहे। हालांकि मुझे मालूम है मेरा नाम लेकर मेरे नाम पर बहुत लोगों को तकलीफें दी गई, खासकर मेरे अपने लोगों ने ऐसा किया। मेरे रिश्तेदारों ने और खानदान के लोगों ने आपके साथ गलत भी किया और मेरे साथ ही गद्दारी की। यकीन मानिए मुझे खबर नहीं होती थी, फिर भी मैं अपनी गलती की माजरत अल्लाह से भी मांगता हूँ और आपसे भी मांगता हूँ। या अंसार आलम को मंत्री बना दिया जाएगा तो कौन से मुसलमानों की हालत सुधर जाएगी, या कौन सा इंकलाब आ जाएगा। इन लोगों को ऐसे मुसलमान विधायक या सांसद चाहिए जो हाथ बांधे जी हुजूरी करे, और जो इनकी जी हुजूरी ना करे उसको ये कमजोर करने की साजिश करते हैं और जेलों में डाल देते हैं। बुजुर्गों, जब मैं सांसद बना तो मुझे सांसद निधि का पैसा मिला। मैंने सारे जब मैं संसदीय क्षेत्र का सारा पैसा कब्रिस्तानों को लिख रहा था तो मुझको हाई कमान से रोका गया और कहा गया कि यादव के स्कूलों को भी पैसा दो। मुझे स्कूल में पैसा देने से इतराज नहीं है, लेकिन लोग कमीशन खाते हैं और आधे से ज्यादा पैसा खा जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैं एक सियासी घर में पैदा हुआ और बड़ा हुआ, क्योंकि मैं एक तालिबे इल्म हूँ, अभी एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन सियासी माहौल में रहा। और एक बात कहा जाता है कि मछली के बच्चे को कभी तैरना नहीं सिखाया जाता।
वही खून मेरी भी रगों में है, वही हौसला, वही ताकत, वही जज्बात मेरी भी रगों में है, लड़ने की कुव्वत मेरी भी रगों में है। उसी बाप की औलाद हूं मैं भी। लेकिन उन्हें हमारा हौसला नहीं तोड़ा, हमारी हिम्मत नहीं तोड़ी। वो बस एक ईंट की दीवार ही पहचान पाएंगे, बस न बसा न पाए एक घर जो वो घर का जान पाएंगे। हमारे हौसले की छांव में एक शहर बसता है, मेरे बच्चों को भी टूटी छतों का डर नहीं होता। तुम उन लोगों के साथी हो कि जिनके अनगिनत घर है, मैं उन लोगों का साथी हूं कि जिनका घर नहीं होता। हमारा वक्त आएगा, सुनो सच्ची कहानी है, हमारा वक्त आएगा, सुनो सच्ची कहानी है। हमारे और बदले की रिवायत भी पुरानी है। तैयार रहना कि एक एक ईंट जिस हाथों ने गिराई है, तैयार रहना कि एक एक ईंट जिन हाथों ने गिराई है, एक एक ईंट उन्हीं हाथों से वापस लगवानी है। मेरे चचा को जेल में देख रही हैं। आपको अपना हक नहीं मिल जाएगा, आपको अपना हक उस वक्त मिलेगा जिस तरह यादवों ने मिलकर अखिलेश को अपना नेता माना, जिस तरह हमारे दलित भाइयों ने, खास तौर से हमारे जाटों भाई और बहनों ने मायावती को अपना नेता माना, जिस तरह उत्तर प्रदेश में ठाकुर योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मानते हैं, जिस तरह कुर्मी बरादरी के लोग अनुप्रिया पाटिल को अपना नेता मानते हैं, जिस तरह आगरा के बाघेल समाज के लोग बाघेल साहब को अपना नेता मानते हैं, जिस तरह से निषाद के लोग अपनी पार्टी बनाकर अपनी पार्टी से वाबस्ता हो जाते हैं, जिस तरह के हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, हमारे ये लोग नरेंद्र मोदी को या फिर अदर जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, ये मोदी को अपना लीडर मानते हैं। मैं आपको ये बात बताने आया हूं, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की कोई आवाज नहीं, मुस्लिम अक़लियत के वोटों की कोई अहमियत नहीं है, मुस्लिम अक़लियत को उनका हिस्सा नहीं मिलता, मुस्लिम अक़लियत का कोई नेता नहीं है। इलाहाबाद से हमारा सांसद जो विधायक जीतेगा, जुल्म होगा तो आदेश की नहीं पूछा जाएगा, क्यों नहीं बोले अब तक। इसीलिए हमने एक दिन खामोश बैठकर देखा कि कोई तो बोलेगा, कोई नहीं बोलता, बड़ी दिक्कत है। हमको ही बोलना पड़ता है। हमको एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह ने हमको मुकाम दी, इज्जत किया, अल्लाह ने बोलने की ताकत दी। अल्लाह मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आने वाले असेंबली के चुनाव में आपको अपने वोट को सही इस्तेमाल करना है। हमने कह दिया कि हमारी कोशिश यही होगी कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की और योगी की सरकार ना बने। क्या आप हमारे साथ हैं? उत्तर प्रदेश में मजलिस के उम्मीदवारों को आप कामयाब करेंगे? क्या आप हमारे साथ हैं? हमारी बहनें हमारी साथ हैं? इंशाअल्लाह ताला जब आप सबका साथ रहेगा तो इज्तिमाई देश में बल्कि पूरे भारत में मुझसे ज्यादा नेक और काबिल नेताओं का अल्लाह पैदा कर दे, ताकि हमारे काम को लेकर मैं आपको नेता बनाने आया हूं, मैं आपको नेता बनाने आया हूं, मैं आपको सदुद्दीन ओवैसी से बेहतर इंसान बनाने आया हूं, मैं आपको एक जज्बा देकर जा रहा हूं, मैं आपको एक पैगाम देकर जा रहा हूं। उठो, ये उठने का वक्त है मेरे नौजवानों, मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, ये उठने का वक्त है,
ये फसल काटने का वक्त है, ये बीज बोने का वक्त नहीं है, याद रखो। ये फसल काटने का वक्त है, ये बीज बोने का वक्त नहीं है, ये डरने का वक्त नहीं है, ये डरने का वक्त नहीं है, ये बेकार होने का वक्त है। उठो काबे गफलत से। अरे 60 साल से हमको धोखा देते रहे। बताओ अतीफ जेल में है, आजम खान जेल में है, मुख्तार जेल में है, और उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान जेल में है।